हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 299वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स. My four-wheeler driving partner, M. Wazalba Driving School, Globus ITI Kamti is my education partner, chocolate partner, Tricos, and my bakery partner is Freshly Baked. Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner, and Rosetta Elite Club is my क्लब पार्टनर. बहरहाल आपको ये भी बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सर्विसिंग वाला एक बहुत अच्छा काम कर रहा है. अगर आपके पास भी टू व्हीलर फोर व्हीलर है जिसकी आपको सर्विसिंग करवानी है, कृपया आत्मनिर्भर भारत के तहत सर्विसिंग वाला से कांटेक्ट करें. साथ ही साथ जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स के कैमराज लगाएं, अपने घर में सिक्योरिटी बनाएं. बहरहाल आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला जिसके ऊपर में शहरवासी कई दिनों से सोच रहे थे, आपस में बहुत सारी गॉसिप्स कर रहे थे, उस पर एक क्लैरिटी की ज़रूरत थी और वो शायद क्लैरिटी नागपुर के अखबार नहीं दे पाए. इसीलिए ज़रूरी हुआ कि मैं बात करूं उनसे जो इस बात पे पूरी रोशनी डालेंगे और हमें ये बताएंगे कि गार्डन्स का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मेरे साथ हैं इस वक्त शहर के प्रथम नागरिक, द वन एंड ओनली मेयर ऑनरेबल दयाशंकर तिवारी जी. दयाशंकर जी नमस्कार. जब बात विपक्ष के लोगों की आती है तो वो कहते हैं कि आजकल नागपुर महानगर पालिका के महापौर के केबिन से जब लोग निकलते हैं तो तालियों बजा के निकलते हैं, मुस्कुरा के निकलते हैं, आपके चरण स्पर्श करके निकलते हैं और धन्यवाद कह के निकलते हैं. लेकिन जब बात गार्डन्स की आती है तो वो कहीं ना कहीं उस पर राजनीति चली या ये समझे कि नागपुर महानगर पालिका ऑक्सीजन पे है. जो लोग मेरे कक्ष तक आए और मुझसे चर्चा किए वो मुस्कुरा के ही गए और वे मुस्कुरा के ही जाए. इसी प्रकार से मेरी संपूर्ण कार्यप्रणाली रहेगी. लेकिन जो मेरे कक्ष में ही नहीं आए, जो बाहर केवल सोशल मीडिया पर ही घूमते रहे और जिन्होंने केवल सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा किया, वही लोग ऐसे हैं जिनके मन में संदेह हैं. अन्यथा कोई भी एक बार आकर के चर्चा कर लेता और इस बात को समझ लेता तो शायद उसकी गंभीरता से रूबरू होकर के इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने की चेष्टा नहीं करता. लेकिन गार्डन्स का प्राइवेटाइजेशन का ये जो डिसीजन है, इसको हम किस नज़र से, मतलब एक तरफ डिसीजन लेना और एक तरफ डिसीजन को वापस लेना, इसको हम किस तरह से देखें? गार्डन का प्राइवेटाइजेशन ये शब्द मुझे उचित नहीं लगता. मैं नागपुर महानगर पालिका में महापौर बना. मैंने पहली प्रेस से कहा कि नागपुर महानगर पालिका के व्यवस्था के संचालन में नागरिक संस्थाओं को साथ में लेकर के महानगर पालिका और नागरिक संस्थाओं के माध्यम से इस शहर के नूतनीकरण के माध्यम से नई दिशा देने का हम लोग प्रयास करेंगे. उसी प्रयास के अंतर्गत मैंने एक घोषणा की थी कि मैं नागपुर शहर में 75 दवाखानों की निर्मित करना चाहता हूं, जिसका नाम वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र होगा. जी. मुझे कहते हुए खुशी महसूस होती है कि 18 तारीख की सभा में सभागृह में यह विषय पॉलिसी के रूप में आएगा. लेकिन इसके पॉलिसी बनने से पूर्व ही आज कम से कम 25 से 30 संस्थाएं ऐसे जो इस काम में साथ देने के लिए तैयार है नागपुर महानगर पालिका के. अब जनता साथ में आकर के अगर जन स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार है तो इसमें महापौर ने आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या महानगर पालिका को मैं प्राइवेटाइज कर रहा हूँ इस दृष्टि से चर्चा करना चाहिए, ये एक प्रश्न है. दूसरा और एक विषय है. मैं दूसरी घोषणा की थी कि मैं सुपर 75 करूंगा. महानगर पालिका के 8वीं क्लास के 75 बच्चों का चयन करके इन्हें JEE की दृष्टि से, नीट की दृष्टि से और NDA की दृष्टि से तैयार करूंगा. जी. मैंने घोषणा की. शहर की सामाजिक संस्था सामने आई. शहर के एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने उसको अमली जामा पहनाया. 28 फरवरी को परीक्षा है. मार्च महीने से बच्चे 8वीं के 75 बच्चे 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करके JEE के लिए, नीट के लिए और अब समझिए NDA के लिए तैयार हो गए. ये भी जन संस्था है, सामाजिक संस्था है जिन्होंने निःशुल्क आकर के पढ़ाने के लिए अपनी स्वखुशी मंजूरी दी और उन्होंने चालू किया. केवल इतना ही नहीं है, एक तीसरी बात थी कि हम जब ट्यूशन क्लास के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे थे तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा कि हम 10वीं के 100 बच्चों को ट्रेन किए हैं, इन बच्चों की स्पेशल कोचिंग हो सकती है. कि उस ट्यूशन क्लास ने इसके लिए भी मंजूरी प्रदान करी. 2 दिन पहले मैंने उस क्लास का उद्घाटन भिड़े गर्ल्स में जा करके किया. जी. अगर नागपुर महानगर पालिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए सामाजिक संस्था हमारे पास आकर के काम करती है तो क्या हम इस प्रकार से कहेंगे कि मैंने नागपुर महानगर पालिका को ट्यूशन को गिरवी रख दिया है? प्राइवेटाइजेशन अलग बात है और सामाजिक संस्था के सहयोग से महानगर पालिका की व्यवस्था का संचालन करना यह अलग बात है.
मैं किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गार्डन अगर दे रहा हूं जी तो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। जी मैं अगर सामाजिक संस्था के सहयोग से उसका संचालन करना चाहता हूं तो इसको आप प्राइवेटाइजेशन शब्द से संबोधित करेंगे, ये मुझे उचित नहीं लगता। और कम से कम योजना क्या है इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। उसके पश्चात इस विषय को लेकर के सोशल मीडिया पर कमेंट्स होते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो योजना क्या थी, अगर संक्षिप्त में अगर आप बताएं। जिस दिन मैं महापौर बना उससे पहले इस नस्ती की तैयारी हो चुकी थी और नस्ती की तैयारी होकर के माननीय आयुक्त महोदय ने एक प्रस्ताव बनाया था कि नागपुर महानगर पालिका ने, जिस समय संदीप जोशी जी नागपुर महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी के अंतर्गत शहर के उद्यान सामाजिक संस्थाओं को देने का निर्णय लिया गया था। उस पॉलिसी को नागपुर शहर महानगर पालिका के सभागृह ने मंजूरी प्रदान की थी और उसके अंतर्गत शहर के उद्यानों का संचालन होना चाहिए, इस प्रकार से एक जनरल पॉलिसी बनी थी। उस पॉलिसी के अनुरूप माननीय आयुक्त महोदय को ऐसा लगा कि नागपुर महानगर के गार्डन प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, हम लोगों ने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित करना चाहिए करके आयुक्त महोदय ने एक प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष आया। अब प्रस्ताव ऐसा था कि कुल 69 गार्डन थे जी। वो 69 गार्डन में से 15 गार्डन ऐसे थे जहां पर प्रवेश शुल्क था, कारण वो बहुत बड़े गार्डन थे, उसके मेंटेनेंस में ज्यादा पैसे लगते थे। और 54 गार्डन ऐसे थे कि जिसमें 1 रुपए का भी शुल्क नहीं लगता था। अब आप कल्पना कीजिए कि 54 गार्डन में 1 रुपए का भी शुल्क नहीं लगता था, लेकिन भ्रम यह फैलाया गया कि नागपुर महानगर पालिका के सारे गार्डन में शुल्क लग रहा है करके। अब किसी प्रकार का भ्रम अगर जनता के बीच में स्थापित हो गया है तो उसका निराकरण कितना भी किया जाए नहीं हो सकता जी। उसका एक ही रास्ता था कि इस विषय को अभी प्रलंबित कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए और नए स्वरूप में लोगों के सामने आया जाए। अब नया स्वरूप क्या होगा, तो हम केवल उन 54 गार्डनों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे जिसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है जी। तो जो भ्रम फैला करके इस प्रकार का वातावरण कर रहे हैं उसको प्रशासन की तरफ से नियमित रूप से उत्तर मिल जाएगा कि अरे भाई ये 54 तो ऐसे है जिसमें 1 रुपए का भी शुल्क नहीं है करके। और 54 गार्डन में अगर महानगर पालिका बिजली देती है, पानी देती है, सारी सुविधा महानगर पालिका देती है, केवल वहां के हॉर्टिकल्चर के मेंटेनेंस की व्यवस्था कोई सामाजिक संस्था अपने फंड से करती है और स्वेच्छा से करती है और नागरिकों को अच्छी सुविधा मिलती है, तो इसमें किसी को बुराई क्या होनी चाहिए? कोई बुराई की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर बगैर टिकट के किसी प्रकार से आपके प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है तो आप इसको कैसे खराब कह सकते हैं करके। मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं लगती। जिस तरह से लिखा गया, जिस तरह से बोला गया, स्पेशली सोशल मीडिया पे भी, मतलब मैं ये जो बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जो बार मैं आपको ये बात बुरी लगेगी कि प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही थी, लेकिन जो काम देने की बात हो रही थी कि लोग काम करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, अब टिकट लगेगी, तो टिकट उनको लगेगी जो वहां पर सुबह सुबह ऑक्सीजन लेने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो अब उनसे चार्ज करेंगे। उस बात पे आपत्ति थी। नागपुर महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से प्रेस के सामने कहा था कि सुबह 9 बजे तक कोई टिकट नहीं लगेगी। इसका स्पष्ट मतलब है जी, इसका स्पष्ट मतलब है कि सुबह 9 बजे के पहले ही मॉर्निंग वॉक को लोग जाते हैं। बिल्कुल सच है, 9 के पहले ही मॉर्निंग वॉक को जाते हैं ना? जी। और मुझे लगता है कि मॉर्निंग की परिभाषा जो है सुबह के 9 वाली ही होनी चाहिए जी। 9 बजे के बाद हमने मॉर्निंग शब्द वापरना ये शायद अच्छा नहीं लगेगा जी। ये बात अलग है कि हम दिन में पहली बार मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं जी, वो चाहे कितने भी बजे मिले, लेकिन इसका मतलब मॉर्निंग की परिभाषा तो नहीं बदलेगी जी। और स्थायी समिति अध्यक्ष ने यह बात केवल उन 15 गार्डनों के लिए की थी जिन गार्डनों में टिकट लगने वाली थे। 54 तो ऐसे थे जिसमें मॉर्निंग में नहीं, डे टाइम में नहीं, इवनिंग में नहीं, कभी भी टिकट नहीं लगने वाले थे। ऐसे 54 गार्डन थे और स्थायी समिति अध्यक्ष ने जिन 15 गार्डनों के बारे में चर्चा की, उन 15 गार्डनों के विषय को लेकर ही लोगों ने चर्चा की। 54 के बारे में कोई चर्चा नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। मुझे अच्छे से याद है कि आचार्य रजनीश ने एक पुस्तक लिखी थी, देख कबीरा रोया जी। और वो पुस्तक उन्होंने मोरारजी देसाई जी को सप्रेम भेंट दी। मोरारजी देश के प्रधानमंत्री थे जी। और आचार्य रजनीश जी ने पुत्र पुस्तक पूर्ण रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का विरोध करते हुए लिखी थी जी। तो मोरारजी देसाई ने उनको पत्र लिखा कि आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है, इस पुस्तक में तर्क बहुत सुंदर दिए गए हैं, 99% मुझे पुस्तक पसंद है, लेकिन मैं एक बात के लिए इस पुस्तक का विरोध करता हूं कि इसमें गांधी जी का विरोध किया गया है।
तो आचार्य रजनीश जी ने प्रश्न किया था कि 1% का ही अगर विरोध है तो 99 का समर्थन का भी पत्र तो दे दीजिए करके। मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब 54 उद्यान निःशुल्क चलाने के लिए चालू थे तो आपने जनता के समक्ष ये विषय तो जाने देना चाहिए था। और जिन 15 उद्यानों का विषय था, उन 15 उद्यानों को लेकर के महानगर पालिका के स्थायी समिति ने तुरंत कहा था कि भाई इसमें हम सुबह के समय में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लगाएंगे करके। नहीं, मुझे ये पूछना था, फिर आपने ये योजना को वापस क्यों लिया? मैंने बताया ना, अगर किसी योजना को लेकर के भ्रम पैदा हो गया है तो उस भ्रम में उलझ करके राजनीति करने का किसी संस्था को मौका देना, ये मेरा मानस नहीं। पर आपके एग्जाम्पल से तो आप ये भी कह रहे हैं कि 1% नाराजगी थी लेकिन 99% सपोर्ट भी था। भ्रम, मैंने भ्रम शब्द का उपयोग किया। समाज के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से अगर भ्रम पैदा कर दिया जाए, कारण नागपुर शहर ने ये भ्रम 1 साल तक भोगा है जी, और उस भ्रम से बाहर निकलने में बहुत समय लगा है। इसलिए फिर से किसी प्रकार का भ्रम जनता में भ्रमित ना हो, इसलिए तुरंत हमने निर्णय लिया कि हम इसको रद्द कर देते हैं और नए स्वरूप में पहले हम केवल उन 54 उद्यानों का बारे में जनता के सहयोग मांगेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क न लगते हुए सामाजिक संस्था इसका निर्वहन करने के लिए तैयार हो जाए। उसके पश्चात सेकंड स्पेस में हम अगर जनता उसके लिए सकारात्मक सहयोग देती है तो जनता से उसमें किसी न किसी प्रकार से प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एनजीओस, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, और लोकल एनजीओस, उस क्षेत्र में रहने वाला एनजीओस, उनको साथ में लेकर के इसका संचालन हो सके और वहां हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सके। ज्यादा सुविधा अगर देना है और उसका रखरखाव भी करना है तो नैसर्गिक रूप से नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर किसी एक कर्मचारी को रखता है तो उस कर्मचारी को रखने के लिए प्रति माह की पगार 30,000 रुपए के ऊपर होती है। और एक खिलौने को अगर हम बगीचे में लगाते हैं तो 30,000 में 4-5 खिलौने लग जाते हैं। तो एक खिलौने की देखभाल को 30,000 का आदमी रखना और 30,000 में 3-4 खिलौने ला करके लगा देना और जनता को ज्यादा सुविधा देना, इसमें कम इन्वेस्टमेंट में जनता को ज्यादा सुविधा मिलने का अगर प्रस्ताव सार्वजनिक संस्था के माध्यम से आता है तो इसमें किस प्रकार की बुराई क्या है? अगर सार्वजनिक संस्था को साथ में लेकर के हम जनता के बीच में, मैं पुनश्च कहना चाहता हूं, केवल 15 गार्डन और वे गार्डन जिन गार्डन की परिसीमा ज्यादा है उन पर ही शुल्क लगने की बात थी, बाकी पर नहीं थी। 54 गार्डन निशुल्क थे, निशुल्क है, निशुल्क रहेंगे, इसलिए भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर निशुल्क ना रहे तो भी क्या दिक्कत है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। आप मेयर हैं, मैं कॉमन मैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि थीम गार्डन्स रहे, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे पूरी ग्रीनरी रहे, मैं चाहता हूँ वहाँ पे सुंदरता रहे, ये मेरी अपेक्षा है। तो फिर इसमें क्या कोई दूसरी पार्टी के या कोई सत्ता पक्ष पार्टी के क्या कॉरपोरेटर्स डिसाइड करेंगे कि जनता को क्या चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं? जनता के बीच में हम वो 15 गार्डन को लेकर भी जाएंगे जब यह 54 गार्डनों का रखरखाव अच्छे तरीके से होगा और जनता को इसके रिजल्ट दिखेंगे तो जन संगठनों पर जनता का विश्वास बढ़ेगा। और जनता का विश्वास जब जन संगठनों पर बढ़ेगा और वे देखेंगे कि गार्डनों के हाल जन संस्थाओं को देने से सुधर रहे हैं तो नैसर्गिक रूप से वे जहां टिकट का विषय है उसके लिए भी वे राजी हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कारण परफॉर्मेंस बेस हमने आगे जाना चाहिए, इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो निःशुल्क है सबसे पहले हम उस पर काम करेंगे और उसको सकारात्मक सहयोग मिल करके जनता हमारे साथ आती है तो जनता को हम उस दिशा में प्रशिक्षित करेंगे। जनता अगर राजी होती है तो उस दिशा में हम कदम ताल भी करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि अखबारों में पढ़ा जा रहा है आजकल कि नागपुर महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है, नागपुर महानगर पालिका कंगाल हो चुका है और नागपुर महानगर पालिका ऑक्सीजन में है। इस पे आप क्या कहेंगे? नागपुर महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं है, ये बात तो सही है। नागपुर महानगर पालिका में जब से महाराष्ट्र में नई सरकार आई है तब से फूटी कौड़ी महानगर पालिका को नहीं मिली, ये भी सही है। नागपुर महानगर पालिका के 250 करोड़ से ज़्यादा रुपए के कामों को वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया, यह भी सही है। यह विषय हमने वर्तमान हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के समक्ष उठाया। उन्होंने अगले हफ्ते नागपुर महानगर पालिका के विषय को लेकर के मुंबई में बैठक लगाने के लिए सूचना की है। हमने उनको पत्र दिया है, उनका पत्र आने के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। महानगर पालिका के प्रलंबित कार्यों को शुरू करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और नियमित रूप से महानगर पालिका के कार्य संचालन के लिए लोगों का नियमित रूप से कर भरना भी नितांत आवश्यक है। कोरोना के कार्यकाल के कारण बहुत बड़े प्रमाण में लोग आर्थिक रूप से पिछड़े, जिसके कारण महानगर पालिका का चाहे वाटर टैक्स हो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, इसमें कहीं ना कहीं लोग भरने में पिछड़ रहे थे।
महानगर पालिका ने इसके लिए एक योजना निकाली। महानगर पालिका ने इन करों के ऊपर में जो ब्याज लगा हुआ था उस ब्याज को रद्द करने के लिए, माफ करने के लिए एक कार्यक्रम तय किया, जिसको अभय योजना के रूप में तय किया कि जनता का ब्याज माफ करने के बाद जनता बची हुई रकम अगर भरती है तो उससे महानगर पालिका की आर्थिक दृष्टि को फिर से गति मिल जाएगी। जिस बड़े प्रमाण में इसको सहयोग मिलना था नहीं मिला, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया, जिसके कारण महानगर पालिका को कुछ ना कुछ प्रमाण में आर्थिक सहयोग मिला। और इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका, एक ही तरीका है नागपुर महानगर पालिका का, या तो महानगर पालिका के संसाधनों को हम सामाजिक संस्थाओं के साथ में मिलकर के डेवलप करें, या दूसरा तरीका यह है कि महानगर पालिका अपनी देने वाली सुविधाओं के ऊपर में काट कसर प्रारंभ कर दे। मैं आपको बहुत सामान्य तरीके से बताना चाहता हूँ। यह हॉस्पिटल की योजना मैंने इसलिए बनाई कि मैं गलती से स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष था, और उसकी मैंने जब रिपोर्ट दी तो मुझे पता चला कि नागपुर शहर के जो हॉस्पिटल महानगर पालिका संचालित करती है, उस हॉस्पिटल में जिन मरीजों को एक महीने में हम लोग 2270 रुपए की दवाई देते हैं, एक महीने में एक हॉस्पिटल में 2270 रुपए की दवाई दी जाती है, और इसका संचालन करने के लिए 1,78,000 रुपए की पगार दी जाती है। ऐसी अवस्था में 1,78,000 रुपए की पगार देकर के 2200 रुपए की दवाई देना, ये योग्य बात है क्या? बिल्कुल। अगर इसको परावर्तन करना है तो कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेना पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि महानगर पालिका की 1 करोड़ की बिल्डिंग के अंदर में मैंने डॉक्टर बैठा दिया, तो मैं तो इस बात को देखूंगा कि मेरे मरीज को अगर 2 लाख की दवाई मिलने लगे, मेरी इमारत में कोई भी बैठे, वो डॉक्टर होना चाहिए, सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाला होना चाहिए, उस पर महानगर पालिका के पूर्ण अंकुश होना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी संस्था के माध्यम से जनता से कलेक्शन करके महानगर पालिका के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए तैयार है, तो मैं कभी भी नागरिक संस्थाओं को साथ में लेकर के जनाभिमुख कार्य करने के लिए तैयार हूं। महानगर पालिका के माध्यम से जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अगर जन संगठनाएं मेरे पास तक आएगी तो नैसर्गिक रूप से महानगर पालिका उनके साथ कदम से कदम मिला के, कदम ताल करके नागपुर शहर की जनता को और भी सुख सुविधाएं देने के लिए आगे बढ़ेगी। और मैं केवल बगीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक हॉस्पिटल बताया, दूसरा स्कूल बताया। हम लोग 6 संस्थाओं के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम का स्कूल चलाने वाले हैं। तीसरी बात, हम लोग शहर के पुतलों के देखभाल के लिए नागपुर यूनिवर्सिटी के एनएसएस के छात्रों को साथ में लेकर के काम करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन एनएसएस के छात्रों को हम लोग फायर की ट्रेनिंग देने वाले हैं, फायर फाइटिंग की। इस शहर के लिए नए फायर फाइटर मिलेंगे। एक साल में करीब करीब गिरी हालत में 2,500-3,000 फायर फाइटर तैयार हो जाए, इस प्रकार से हम लोग प्रयास करने वाले हैं। और ये फायर फाइटर इस शहर के लिए किसी न किसी अड़चन के समय जनता के काम ही आने वाले हैं करके। इसलिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि महानगर पालिका का निधि बचाते हुए सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम किस प्रकार से सहयोग लेकर के उनके माध्यम से शहर की व्यवस्था का संचालन करने में अग्रगण्य कदम उठा सके, इस दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। एक बात जो आप नागपुर की जनता से कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये शहर आपका है, इसे अपना समझो, किसी के बहकावे में मत आओ, भ्रम में मत आओ। किसी वीडियो को कटिंग पेस्टिंग करके पेस्ट किया जाता है, और महापौर के निखिल मुंह से निकली हुई एक बात और दूसरी बात चेयरमैन के मुंह से निकली हुई, उसको क्लब करके पेस्ट किया जाता है, तो उस पर भरोसा मत करो। चेयरमैन ने किस संदर्भ में वो बात कही है वो समझिए। चेयरमैन अगर 15 बगीचों के विषय को लेकर के चर्चा करता है तो उसे उन 70 बगीचों से मत जोड़ो। दोनों विषय अलग अलग हैं, दोनों संदर्भ अलग अलग हैं, दोनों के भावना अलग अलग है। इसलिए कम से कम निराकरण कर लो, निराकरण कर लो। महानगर पालिका के माध्यम से आकर के उसकी जानकारी ले लो। वेबसाइट के ऊपर में महानगर पालिका की सारे का सारा हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट मौजूद था, उसको जाकर के आप चेक कर सकते थे। उसमें से आपको पता चल जाता कि 54 बगीचे ऐसे हैं जिनके ऊपर हम 1 रुपए भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं ले रहे। हकीकत जानो, हकीकत के साथ जियो। और मेरे भाइयों, आप भी समाज के लोग हो, और समाज के लिए कोई सामाजिक संस्था काम करना चाहती है तो उसके साथ मिलकर के आप काम करो, यही मेरा निवेदन है, बाकी कुछ नहीं। ये जनता के सहयोग से महानगर पालिका का प्रशासन संचालित हो, ये करने के लिए जनता ने मुझे यहाँ बैठाया है, और जनता को कष्ट हो इस प्रकार का कोई भी कार्य मैं नहीं करूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने इस पूरे धुंधले विषय पे आपने अपनी पूरी की पूरी सूर्य जैसी किरणों को डालकर, बातों को डालकर, सोच को डालकर ये चीज़ को पूरा क्लियर कर दिया। ये वीडियो जितने सारे लोगों तक जाएगा, उन सब के मन में जो ये भ्रम है वो क्लियर होता जाएगा। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आज
माननीय मेयर साहब ने एक बात बहुत क्लियर तरीके से करी, और वो है गार्डन्स प्राइवेटाइज नहीं हो रहे हैं। लेकिन तकलीफ वहाँ आ जाती है जब हम एक छोटी सी बात को बहुत लंबा तूल दे देते हैं और नासमझी से कुछ भी कमेंट करते हैं। सोशल मीडिया आपको ताकत ज़रूर देती है, पर सही चीज़ें अगर आप रखेंगे तो शायद दुनिया भी उस बात को रिस्पेक्ट करे। सोच समझ कर कमेंट करें, सोच समझ कर पहले निर्णयों को समझें, योजनाओं को समझें और उसके बाद कमेंट करें। राजनीति तो चलती रहेगी। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, नागपुर महानगर पालिका के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये आपका शहर है, ये हमारा शहर है। जय हिंद।